कर दूं नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ CCA न्यूज़ 24 चैनल के फेसबुक पेज पर लाइव हैं इस समय हम। हालांकि हमने 7 बजे का समय दिया था और अभी 7:31 हो गए हैं, उसके लिए सबसे पहले क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं हूँ आपके साथ, आपका दोस्त, आपका प्यारा, आपका भाई, आपका बेटा, वही दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। आज जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हम आपको उस शख्स से मिलवाने वाले हैं जिसको पहचान की जरूरत नहीं है, वो पहचान के मोहताज नहीं है। प्रवीण जैन जी, जो कि इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर उस मुकाम पे पहुंच चुके हैं, हजारों लोगों की मदद कर चुके हैं, लाखों लोगों की मदद कर चुके हैं इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर, उनको मदद देने में, उनको एडवाइस करने में, सलाह मशवरा देने में, और जो कि बिल्कुल दिल से वो जो है इस सेक्टर में लगे हैं। उन सब चीजों को देख करके काफी लोगों से मैंने इनके बारे में पता करा। और हालांकि मैं 2012 या 13 से, शायद 13 से मैं इनके साथ परिचित हूँ। तो 7-8 साल के बाद, आज 10-12 साल के बाद लगा हमें यार कि दोबारा हमारी मुलाकात हुई, इस विषय पे चर्चा हुई कि क्या करें जैन साहब। तो पता लगा मैं आज भी उसी सेक्टर में सेवा दे रहा हूँ। तो इन चीजों को लेकर के जब मैं प्रभावित हुआ तो मैंने कहा फिर तो जैन साहब को एक बार स्टूडियो में लाना चाहिए और आप सबके सामने जो है उनकी सेवाओं को किस तरीके से वो सेवा करते हैं वो यहाँ पर मंच पर रखनी चाहिए। तो चलिए आइए, देर ना करते हुए आपको सीधे मैं ले चलता हूँ प्रवीण जैन जी के पास। नमस्कार। नमस्कार। मैं प्रवीण जैन बोल रहा हूँ, सेक्टर 18 रोहिणी में रहता हूँ और इंश्योरेंस इंडस्ट्री में 2013 से काम कर रहा हूँ। जी प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका हमारे स्टूडियो में। और मैंने आपसे कितनी बार पहले कहा कि अपनी जो सेवाएं हैं वो जनता के सामने रखने के लिए, आपने कहा नहीं जी नहीं, ऐसा क्यों? पहले मेरे को कुछ जरूरत वैसे महसूस ही नहीं दे रही थी, परंतु लास्ट 2-1 साल से जब से कोविड आया है मैंने देखा लोगों को बहुत चीजों का ज्ञान नहीं है। उन्होंने पॉलिसीज ली भी हैं परंतु उनका भरपूर फायदा नहीं उठा पा रहे थे, क्योंकि जो भी अभी तक सेलिंग हो रही थी एक कंसेप्शनल सेल हो रही थी, परंतु जो टर्म्स यूज होती है उसके अंदर जो होना चाहिए उसका ज्ञान नहीं था और लोगों ने बहुत जगह अपना पैसे को खोया है। मैं चाहता हूँ कि अगर उन्होंने कोई भी प्रोडक्ट उसमें लिया है उसका उन्हें भरपूर फायदा उठाएं और जो अपनी हार्ड अर्न मनी है, जो उन्होंने मेहनत से कमाई हुए पैसे हैं और इंश्योरेंस सेक्टर में जो लगाते हैं उसका उसको भरपूर फायदा उठाए, नहीं तो वो कई लाभों से वंचित रह जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आज थोड़ा पब्लिक में भी जाके इस बारे में ज्ञान बांटें और लोगों को अवेयरनेस दें, लोगों को ज्ञान दें कि उनको पता लगे कि हमने जो चीज भी ली हुई है उसका हम भरपूर फायदा कैसे उठा सकते हैं और जो हमने सेविंग उन्होंने करी हुई है उसको कैसे बचत करके रख सकते हैं। इस बारे में मैंने सोचा थोड़ा सा। दर्शकों, मेरे लिए भी ये पहला बार कंसेप्ट है कि आपने भी शायद आज तक जो देखा होगा वो चैनल के माध्यम से हमेशा ज्योतिष, पंडित जी, बाबा या इस टाइप के लोग आगे जो है आपको जानकारी देते हैं या अपने विचार रखते हैं। लेकिन आज हमारे स्टूडियो में पहली बार हमारे साथ मौजूद है प्रवीण जैन जी, जो कि इंश्योरेंस सेक्टर से हैं और अपने विचार यहां तक आप तक देने के लिए हमारे साथ पहुंचे हैं। और आशा करूंगा जो भी भाई हमारे साथ इस समय लाइव जुड़े हैं वो अपने जो है सवाल हम तक रखें, ताकि प्रवीण जी से हम उन सवालों के जवाब जानने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि आप तक वो चीज समाधान वो आपका पहुंच सके। क्योंकि बेसिकली जो इनका उद्देश्य है वो आप तक समाधान पहुंचाना है कि आपकी किस तरह की समस्याएं हैं, उनको लेकर के प्रवीण जी निःशुल्क जो है सेवाएं अपनी इस समय देते हैं कि आपको किसी भी तरह की अगर कोई जानकारी इंश्योरेंस सेक्टर से लेनी है या आपको कोई अपनी परेशानी आपको रखनी है या कोई पॉलिसी भी अगर आप लेना चाहते हैं तो वो भी इनसे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। हालांकि अगर विचार अगर आप लेना चाहते हैं या कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप कमेंट में अपनी राय जरूर दें या अपने सवाल जरूर रखें। तो चलिए प्रवीण जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि अचानक से, क्योंकि इंश्योरेंस बहुत सारे बंदे करते हैं, एजेंट करते हैं, हमारे पास भी ना जाने कितने फोन आ जाते हैं इंश्योरेंस करवाने के लिए। इंश्योरेंस सेक्टर में आपको लगभग कितने साल हो गए? मैं 2013 से काम कर रहा हूँ और इसको पूरा अपने मन लगाव से पूरा काम कर रहा हूँ। मेरे को 12 साल हो गए हैं और मैंने कई लोगों से परिचय लिया है। आज जो भी इंश्योरेंस इंडस्ट्री सेल होती थी, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आदमी की जरूरत को महसूस करते हैं कि उसकी जरूरत क्या है, उसको नीड एनालाइज क्या है। अदरवाइज क्या होता था, पहले लोग क्या इंश्योरेंस बेच जाते थे, उसको माल पैसे दे दिए, इतने पैसे देने, इतने आपको पैसे मिलेंगे, वो करेंगे, परंतु उसकी नीड एनालाइज नहीं होती थी। कई लोगों को हमने देखा है
कि इंश्योरेंस की जरूरत कब पड़ती है, जब वो बुढ़ापे में पहुंच जाते हैं। परंतु जब लाइफ के बारे में पॉलिसी में बात करें, जब वो 50 और 55 साल के हो जाते हैं, पता लगा उनकी पॉलिसी तो खत्म हो गई। उसके बाद वो लेना चाहेंगे तो उनके प्रीमियम बहुत ज्यादा हो जाते हैं, उस उनकी सामर्थ्य नहीं होती। तो जो एक कंसेप्ट है इंश्योरेंस का कहता है मैं रहूं या ना रहूं, मेरे परिवार के कौन बाद में देखभाल करेगा, वो कंसेप्ट उनका खत्म हो जाता है, क्योंकि 55 साल में उनकी पॉलिसीज खत्म हो जाती है। स्पेशली मेरा आज विषय था हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, क्योंकि एक इंश्योरेंस तो क्या है, लाइफ पॉलिसी क्या होती है, हम उसमें कहते हैं एक बारी आपको या तो इतना पैसा मिल जाएगा या आप जीवित नहीं रहे तो इतना पैसा मिलेगा। परंतु आज पिछले 3-4 साल से हम देख रहे हैं ये कौन सी चीज है जो बगैर बताई जा सकती है। बीमारी एक ऐसी चीज है बिल्कुल जिसका हमें कभी भी नहीं पता हो सकता कब हमारे को बीमारी आए, और साल में कितनी बारी बीमारी आ सकती है, और हम कितने साल तक जीवित रहेंगे इसका भी हमें ज्ञान है। तो अगर हम इस बारे में एक अपने विचार और पूरा प्लानिंग करें कि जिस चीज का हमें पता ही नहीं कब आ जाए, उस बारे में फाइनेंशियल सिक्योरिटी ले लें, तो जो हमारी पूंजी हमने अपने बच्चों की शादी के लिए या बुढ़ापे के लिए रखी है वो हमारी खत्म नहीं होगी, हम उसके बारे में पूरा प्रोटेक्ट हो सकते हैं। मेरा उद्देश्य अच्छा, बहुत अच्छा आपने जो है बताया कि हेल्थ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हेल्थ कब हमारी खराब हो जाए, कब बुखार हो जाए, सर्दी हो जाए, जुकाम हो जाए, या अभी जैसे इतनी महामारी कोरोना की आ गई, अब उसको लेकर के भी पैसे रखे के रखे लगे, बीमारी जो है वो नहीं निकल पाई। और हमें ये भी नहीं पता लगता कि ये बीमारी छोटी है बड़ी और कितने पैसे लगेंगे, हमें ये भी ज्ञान नहीं है आज ये भी नहीं होता। ये भी तो अगर हमें पता हो या उसके अगेंस्ट में कोई प्रोटेक्शन ले ले तो हम फैमिली की टेंशन से दूर हो जाते हैं। नहीं तो आदमी क्या करता है, अगर उसके पैसे नहीं होते वो अपना इलाज भी नहीं कराता और अपनी बीमारी को बढ़ाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इंश्योरेंस, आप हेल्थ के बारे में जरूर प्रोटेक्शन लीजिए, क्योंकि अगर हेल्थ की प्रोटेक्शन नहीं होगी आप अपनी बीमारी का इलाज नहीं कराएंगे, इसका मतलब आप अपनी बीमारी को बढ़ा रहे हैं, जो आपने जीना है उसको अपने 5-7 साल कम कर रहे हैं। हमें अच्छा जीना है, अच्छा करना है, इसलिए अपने प्रोटेक्शन हेल्थ में जरूर कीजिए। प्रवीण जी, अच्छा लगा ये जानकर। इस समय आपकी एज क्या है? क्योंकि मेरे को सवाल पूछना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मेरे को जो मन में सवाल आ रहा दर्शकों, मैं उसमें बिंदास होकर पूछा, क्योंकि कड़वे सवालों वाला आप मुझे बताते हो, और ये राजनीतिक मंच इस समय नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मेरे साथ प्रवीण जी मौजूद है जो कि इंश्योरेंस सेक्टर से, लेकिन हाँ कड़वे सवाल पूछना मेरा बिल्कुल यहाँ पर बनेगा। मेरे को एज छुपाने में कोई, मैं 63 साल की उम्र का हूँ, और मैं चाहता हूँ इस उम्र में जितने लोगों की सेवा हो जाए, जितना लोगों को उनको ज्ञान मिल जाए, जितना उनका भला हो जाए, वही मेरे लिए जीवन में सबसे बड़ा परोपकार होगा। वही मेरे एक बैंक बैलेंस बढ़ा रहा है कि लोगों को मेरे को बेनिफिट पहुंचाना है। मेरे को पूंजी से बैंक बैलेंस नहीं बढ़ाना, लोगों के सेवा करके अपना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत उत्तम विचार जो है प्रवीण जी आपने मुझे बताया। अभी जैसे 63 साल की आपने मुझे अपनी उम्र बताई, और लगभग 12 साल से आपने मुझे बताया कि इस सेक्टर में लगभग आप काम कर रहे हैं, तो उस टाइम पे उम्र रही होगी लगभग 51 या 52 साल। इतने टाइम तक भी आपने कुछ ना कुछ काम जरूर किया होगा। मैं पहले पेपर इंडस्ट्री में काम करता था। अच्छा। पेपर इंडस्ट्री में काम करता था, वहाँ पे मैं मार्केटिंग मैनेजर था, ओरिएंट पेपर मिल मेरी लास्ट पेपर इंडस्ट्री थी। जी। परंतु दिमाग में आया कि ये जो मैंने इंश्योरेंस लाइन चुनी, सिर्फ इसलिए चुनी थी कि थोड़ा सा लोगों का इसमें भला होए, अपने बारे में भी प्रोटेक्शन होए, क्योंकि उससे आज से अगर 10-15 साल पहले बात करते हैं तो लोगों को फाइनेंशियली प्रोटेक्शन के बारे में ज़्यादा चिंता नहीं होती थी। लोग कहते थे कोई दिक्कत नहीं है, मकान है हमारे पास, हमें पॉलिसी नहीं लेनी। परंतु आज की डेट में जो स्थिति है, हम मकान, आज हमारे को पैसे की जरूरत आज है, परंतु जरूरी नहीं कि मकान हमारा आज ही बिके, इसलिए पॉलिसी लेके रखें, जब हमें जरूरत है हम उस पैसे का कम से कम ले तो सकें। अदरवाइज लोग पहले पॉलिसी नहीं लेते थे, बिल्कुल नहीं लेते थे, या छोटी मोटी पॉलिसी लेके बैठ जाते थे, उसका उनको भरपूर फायदा नहीं उठाता। मकान इज नॉट योर प्रोटेक्शन, इंश्योरेंस इज योर प्रोटेक्शन। मकान से क्या होगा, आप मकान बेच देंगे, आपको पैसा मिल जाएगा, परंतु आज की डेट में प्रोटेक्शन लोगों की इंश्योरेंस सेक्टर में ऐसी आ गई, जब तक आप या आपका परिवार जीवित रहेगा तब तो कोई गारंटी सम इंश्योर आपको देते रहेंगे, और आपको उसमें ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं नहीं रहा तो मेरे परिवार का घर का खर्चा कैसे चलाएंगे। आज इंश्योरेंस सेक्टर सारा आपके परिवार के घर के खर्चे का उठाने के लिए एग्रीमेंट करती है, जिसको हम पॉलिसी बॉन्ड बोलते हैं। पॉलिसी बॉन्ड इसी बेस पे इशू किए जाते हैं, वो एक वादा देती हैं जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी उसमें श्योरिटी होती है कि आपको हम ये वादा कर रहे हैं
तो आपको जीवन भर आप नहीं रहे तो आपके परिवार की हम केयर टेक करेंगे। कहने का मतलब हो गया इंश्योरेंस इंडस्ट्री एक उनके सेकेंडरी मतलब पेरेंट्स हम कह सकते हैं। अच्छा, जैसे अभी 12 साल का इतना लंबा समय निकला, अगर मैं सुरक्षा की बात करूं, क्योंकि इंश्योरेंस का सीधा सीधा अर्थ निकलता है सुरक्षा से लेकर, क्योंकि हम सुरक्षा करते हैं, तो लगभग किस तरह से 12 साल का जो आपका पीरियड है अभी तक का वो कैसा रहा है? मतलब 12 साल का अच्छा रहा है मेरा प्रोडक्ट, मतलब उसमें कोई ऐसा वो नहीं लिखा, परंतु सुरक्षा जो थी, हम लोग अपने हेल्थ के बारे में बड़ा कॉन्शियस नहीं थे। हम फाइनेंशियल सिक्योरिटी ले लेते थे, अपनी LIC से पॉलिसी ले ली कि इतना पैसा जमा करेंगे इतना पैसा मिल जाएगा, या हम जीवित नहीं रहे तो इतना मिलेगा, या लोग टर्म पॉलिसी लेते, परंतु हेल्थ के बारे में कभी भी हम नहीं सोचते थे। और आज सबसे ज्यादा जरूरत हमें हेल्थ की है, जिसमें हमारा बहुत ज्यादा पैसा व्यर्थ जाता है, हमें पता नहीं लगता कितना पैसा लगे, उसके बारे में आदमी को जरूर सोचना चाहिए आज की डेट। मतलब आपको ये लगा कि 12 साल के पीरियड में अभी तक कि भाई लोग बाग जो है हेल्थ को लेकर के अभी भी तो डेटा मेरे पास है कि हिंदुस्तान में अगर बात करें स्पेशली मेट्रो सिटीज में 20 से 25% लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस ली, बाकी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ली हुई है लोगों ने। रूरल सेक्टर में तो लोगों को यही नहीं पता है आज की डेट में कि एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी भी होती है, कोई बीमारी आ जाए तो सारा खर्चा उसका उठाता है। इस चीज की भी हमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि आज कंपनियां हैं जो IRD के अंडर गाइडलाइंस करती है। IRD क्या है? आपके इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट एक्ट के अंदर सारी कंपनियां काम करती हैं, जो गवर्नमेंट के रूल्स है उसमें काम करती है। कोई भी क्लेम आता है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके पैसे आपको इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल के सारे के खर्च की देती है। इस चीज का ज्ञान आज की डेट में रूरल इंडस्ट्री में भी मार्केट में नहीं है। इस चीज का भी ज्ञान होना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ लोगों को रूरल सेक्टर में भी जाके लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए, जरूर बताना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में पैसा तो हर एक को चाहिए, बुढ़ापे के लिए पैसा चाहिए, और पैसे का सदुपयोग कैसे करें उस चीज के बारे में जरूर हटाना चाहिए। एक चीज और है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो हम कहते हैं कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री क्लेम नहीं देती, ये क्या होता है? ये लोगों का पैसा इकट्ठा करती है। आपसे प्रीमियम लिया, उनसे प्रीमियम लिया, उनसे प्रीमियम लिया, जिसको जरूरत पड़े उसको पैसा दे दिया। तो ये ऐसा नहीं, एक ऑटोनमस बॉडी है, जस्ट लाइक हम किटी पार्टी या कोई हम कमेटी डाल देते हैं। वो क्या होता है? हमने पैसा इकट्ठा करा, उसने जिसको जरूरत उसको पैसा देते। तो इंश्योरेंस सेक्टर भी इसी ढंग से काम करता है। ये कहने की बात है जी कंपनी पैसा नहीं देगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम ठीक से अपने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सारे ठीक से फाइल करेंगे 100% मैं बिलीव। मैं आऊंगा, इस सवाल पे भी आऊंगा। प्रवीण जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि अब जैसे आपने बताया कि इंश्योरेंस हेल्थ को लेकर के इंश्योरेंस के लिए आप विशेष लोगों को सलाह मशवरा करते हैं। आपके पास दिन भर में हजारों फोन मुझे लगता है इस चीज को लेकर आते होंगे। ज्यादातर फोन किस समस्याओं को लेके आते हैं? मतलब हेल्थ को लेके या लाइफ को लेके, जर्नल को लेके, ज्यादातर फोन किस? सबसे बड़ी समस्या ये आती है आज की डेट में, जो 3-4 साल से मैं देख रहा हूँ। लोग कहते हैं हमने पॉलिसी ली, परंतु हमें पॉलिसी में पूरा पैसा नहीं मिल रहा। हमने 5 लाख की पॉलिसी ली है, बीमारी हमारे को आई। अब आपने फोन साइलेंट कर रखा ना, क्योंकि कभी अभी ना बच जाए। मेरा फोन बिल्कुल साइलेंट है साहब, क्योंकि इनके फोन लगातार मैं देख रहा था, जब भी बैठे हुए थे लगातार फोन पे फोन बज रहे थे, और अपनी कोई ये समस्या, कोई हेल्थ की समस्या, कोई वेल्थ की समस्या, कोई इंश्योरेंस को लेके मुझे लग रहा था। इस वजह से ही हमारा ये प्रोग्राम भी लेट हो गया आधा घंटा, और इसलिए मैंने कहा जानकारी ले लूं कभी भी फोन जो है बजे ना। जी, मतलब कहने का मतलब है लोगों के मन में एक रहता है कि हमने पॉलिसी ली है, मान लो 5 लाख की पॉलिसी ली है, 4 लाख का क्लेम आया, परंतु इंश्योरेंस कंपनी वाले 3 लाख दे रहे हैं। वो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि पॉलिसीज में कई जगह ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं जिसका उनको पूर्ण ज्ञान नहीं होता, या एजेंट लोग जो उनको बेचने जा रहे हैं वो उसका पूरा ज्ञान नहीं देते। एक बार मैं दर्शकों से भी ये विनती करना चाहूंगा, दर्शकों अगर आपकी लाइफ में भी, अगर आपके साथ भी आपने किसी भी तरह का कोई इंश्योरेंस ले रखा है और आपको लगता है कि इसके विषय में आपने कोई जानकारी लेनी है, तो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं प्रवीण जी, जो कि इस चीज के विशेषज्ञ हैं और बहुत अच्छे से आपको इस चीज की जानकारी देने का प्रयास करेंगे। आप अपने कमेंट में अपनी समस्या या जो भी आप राय लेना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, ताकि हम प्रयास करेंगे प्रवीण जी से उस चीज का समाधान कराने के। जी प्रवीण जी बताएं। सबसे बड़ी बात है, अगर हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ लोग पूरे पैसे नहीं देते, कंपनी इंश्योरेंस पैसे नहीं देती। हमने कोई भी पॉलिसी ली हुई, उसके अंदर कई भी जगह यूज होता है शब्द होता है कैपिंग। क्या बताया दोबारा? कैपिंग का मतलब होता है कि एक लिमिट फिक्स कर दी जाती है कि जितनी पॉलिसी का अमाउंट है उसके अंदर उसके मुताबिक आपको एक रूम का किराया मिलेगा। जी जी। अब कई पॉलिसीज में, कईयों में नहीं है, कईयों में ये है। अब आपका 1% वहां पे रूम की कैपिंग लगी हुई है और आपने 5 लाख की पॉलिसी ली हुई। इसका मतलब क्या हुआ?
हम पर डे के हिसाब से प्रतिदिन एक दिन के हिसाब से 5,000 की रूम की एंटरटेनमेंट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज परंतु वृद्धावस्था में या लेडीज है या कोई ऐसी दिक्कत है, 5,000 में, स्पेशली दिल्ली कह लो या मेट्रो सिटीज कह लो या एनसीआर में भी कह लो, 5,000 में कोई रूम नहीं मिलता। रूम नहीं मिलता। हम चाहते हैं कि उस या 5,000 में आपको 4 बेडेड रूम मिलेगा, परंतु पेशेंट को प्रॉब्लम है, वो कहेगा मेरे को डबल बेडेड रूम चाहिए। डबल बेडेड रूम भी मिनिमम 7, 8, 10,000 में मिलेंगे। अच्छे हॉस्पिटल में अच्छा इलाज कराएंगे। बिल्कुल हॉस्पिटल। इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का मतलब क्या है कि मैं अच्छे हॉस्पिटल में जाके अपना अच्छे से इलाज करूं। सही बात है। अगर हमने अच्छे हॉस्पिटल में नहीं जाना है या घर पे इलाज किया, फिर वो इंश्योरेंस पॉलिसी का करेगा क्या? अगर उसने मान लो 5,000 की उसने पॉलिसी ली हुई जी, और लिमिट उसकी 5 लाख की पॉलिसी थी, लिमिट उसकी 5,000 की है। अब वो कहता कोई नहीं, मैं 7,000 का रूम ले लूंगा। जी जी जी। और दिनेश जी आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगा जी जी जी। क्योंकि देखो मैं नहीं चाहता कि आप भी, जैसे हो सकता है आपको ज्ञान हो, परंतु जनरल जो फीलिंग है, मैंने 7,000 का रूम ले लिया और मैं 4 दिन एडमिट हुआ हॉस्पिटल में, तो मेरे को कितने एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे? लिमिट मेरी 5,000 की है और 7,000 का रूम लिया, 4 दिन में एडमिट रहा, 4 दिन के बाद मैं डिस्चार्ज हो गया, तो मेरे हिसाब से मेरे को कितने एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे? 8,000 रुपए मेरे ख्याल से। 8,000 रुपए। परंतु 8,000 तो आपके रूम के रेंट है। परंतु अगर आप जब बिल बनता है, जिसमें हॉस्पिटल में जगह जगह झगड़े होते हैं, लोग एजेंट के बारे में बोलते हैं, कम से कम आपके डिपेंड ऑन दी मेरिट की किस तरह की बीमारी है, कम से कम 15 से 25,000 का बिल आपको देना पड़ेगा। 8,000 नहीं, 15 से 25,000 टैक्स देना पड़ेंगे। कई बार होता है लेकिन फालतू मांग लेते हैं वो। फालतू नहीं मांगते। हाँ। सबसे बड़ी बात यह है, हमें आज की डेट में ये नहीं पता हॉस्पिटल का बिल का कैसे बनता है। आप कहीं भी जाएंगे हॉस्पिटल में, आप देखेंगे जो उनके बिल बनते हैं रूम रेंट के ऊपर होते हैं, रूम की कैटेगरी पे मिलती है जी। रूम की कैटेगरी जो भी होगी उसके ऊपर उसकी डॉक्टर फीस होगी, उस पर नर्सिंग चार्जेस होंगे, उस पर उसके दूसरे सारे चार्ज होंगे। जब हमारी एलिजिबिलिटी 5,000 की है और हमने 7,000 या 8,000 का रूम ले लिया, तो 8,000 की डॉक्टर फीस लगेगी। 5,000 की मान लो डॉक्टर फीस 1,000 रुपए है, तो 8,000 रुपए की 1,200 रुपए है, तो वो जो डिफरेंस 2,000 का होगा, 200 रुपए का होगा, वो भी हमें देना पड़ेगा। आईसीयू चार्ज, ऐसे सारे चार्जेस हमें एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं और हमें जाके वो कम से कम 15 से लेके 25,000 का एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। और उसी बेस पे हॉस्पिटल में लोग कहते हैं कि हमें तो 8,000 का था, पर तो आप इतने पैसे क्यों मांग रहे हैं? तो इस मामले में हम हॉस्पिटल में या एजेंट से या कंपनियों से छोटी सी बात पे विवाद हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि आप कभी भी कोई पॉलिसी लिए उसमें आप देखिए कोई कैपिंग तो नहीं लगी हुई है। अगर कैपिंग लगी हुई है तो नेचुरली आपको उतने पैसे तो देने पड़ेंगे, परंतु आज की डेट में कई जगह ऐसी आ गई हैं जहां पर कोई रूम की कैपिंग नहीं लगी, तो आप इस फालतू के जो खर्चे थोड़े बहुत जो एक्स्ट्रा हो रहे हैं उनसे बच सकते हैं, वाद विवाद से बच सकते हैं, सब चीजों से बच सकते हैं। तो आपको सबसे पहले पॉलिसी में ये ज्ञान भी होना चाहिए कि मेरी पॉलिसी के अंदर कोई कैपिंग तो नहीं लगी हुई है। और बहुत सी कंपनी ऐसी हैं जो बगैर कैपिंग के आपको रूम की लिमिट दे रही है, आप कोई सा भी रूम ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रवीण जी, हमारे एक व्यूवर्स हैं आशु मलिक जी। आशु मलिक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपने जो है अपने विचार रखे। आशु मलिक जी कह रहे हैं कि इंश्योरेंस एजेंट अपनी कमीशन के चक्कर में कस्टमर को पूरी तरह से जानकारी नहीं देता। देखो ये तो आगे मैं करूंगा कंटिन्यू, जिसके कारण कस्टमर को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। कई बार हेल्थ इंश्योरेंस, अच्छा बड़ा लंबा लिखा है, कई बार हेल्थ इंश्योरेंस में गेम नहीं मिलता, गेन नहीं मिलता। और कई बार मृत्यु होने के बाद भी परिवार को समय छोड़ के रूप में जो पैसा मिलता है वह नहीं मिल पाता, क्योंकि पॉलिसी करते वक्त हम पूरी जानकारी कस्टमर से ठीक से नहीं ले पाते, जिसके कारण कस्टमर को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। देखो जो इन्होंने प्रश्न बोला है बिल्कुल सही बोला है कि वो पॉलिसी की जानकारी नहीं लेते। इसलिए मैं तो हमेशा निवेदन करता हूँ, हर एक लोगों से निवेदन करता है कि हम कोई भी चीज खरीदने उसमें समय जरूर लीजिए। पॉलिसी की जानकारी हम प्रवीण जी लेंगे कहाँ से? इतने लंबे चिट्ठे पत्र होते हैं, ऐसा नहीं होता, सिर्फ साइन कर दो। देखो आपके पास नहीं है, आप जब मकान लेते हैं पुलिस की तहकीकात करते हैं कि किसने मकान लिया, ये भी एक मकान है, तो इसको भी आप ये सोचिए कि आपकी पूंजी है, पूंजी नहीं टूटेगी, क्यों नहीं इसकी तहकीकात करते? और एजेंट का भी फर्ज है, मेरा भी फर्ज है,
जितने भी अभी करता है उन सबका फर्ज है कि उसके टर्म्स एंड कंडीशन उसको बताए, जिससे बाद में कोई वाद विवाद ना आए या उसके प्रति कोई भी आदमी नेगेटिव ना बोले। ये हमारा भी फर्ज है। आज हमें ILD या गवर्नमेंट या कोई भी कंपनी हमें कमीशन किस बात का देती है? इसी बात का देती है कि आप ज्ञान बांटिए। कमीशन इसलिए नहीं देती कि मैंने पॉलिसी करी और मैं चले जाऊं फिर अगले साल उसको मिलूं, नहीं, मेरे को कस्टमर को पूरी सर्विस देनी चाहिए, उसको पूरा उसके बारे में बताना चाहिए, परिवार को बैठा के पूरा उसका ज्ञान देना चाहिए। आज की डेट में मैं हेल्थ इंश्योरेंस तो एक ऐसी चीज हो गई है, अगर बाई चांस मैंने आपसे पॉलिसी डिस्कस करी और आप ही बीमार हो गए, पता लगा वाइफ को तो कुछ पता ही नहीं है, वो हॉस्पिटल में तो मैं चाहता हूं कि परिवार पूरा साथ बैठे, उनको सब चीज टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए, जिससे उनको कभी भी बाद में क्लेम के दिक्कत में कोई भी महसूस दिक्कत। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा। आशु मलिक जी ने एक और चीज लिखी है कि मैं 2004 से इंश्योरेंस सेक्टर में हूँ, मैंने ये समस्याएं देखी हैं, कस्टमर ब्रांच में आकर हमें शिकायत करता है। अच्छा आशु मलिक जी, मुझे तो आज पहली बार पता लग रहा है कि आप भी इंश्योरेंस सेक्टर से हैं, ठीक है। कस्टमर ब्रांच में आकर हमें शिकायत करता है कि मैंने यह पॉलिसी प्लान एजेंट से लिया था, उसने हमें उस वक्त यह नहीं बताया। बहुत सी समस्याएं हैं जो एक सेल्समैन को अपने अंडर में काम करने वाले एजेंट को बतानी चाहिए। सेल्स मैनेजर अपने टारगेट के चक्कर में, कोई टारगेट वगैरह रहता होगा शायद, टारगेट के चक्कर में एजेंट के ऊपर प्रेशर डालकर पॉलिसी के लिए दबाव बनाता है, और अगर सेल्समैन का टारगेट पूरा नहीं होता तो सेल्स मैनेजर दूसरी कंपनी में नौकरी करने चला जाता है। कस्टमर के सामने फर्स्ट पास रिजल्ट, ये सब है। और जिसका समझ नहीं आया क्या बोलना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि जो कंपनी का मतलब है कि जो कंपनी में सेल्स मैनेजर होते हैं, जो टारगेट होते हैं, उनको टारगेट होता है, एजेंट्स के पास टारगेट होता है कि इतना काम करो। परंतु एक चीज बताओ, मैं कभी भी टारगेट पे काम नहीं करता। टारगेट पे काम करना इसका मतलब सामने वाले की हत्या करना। हमें अपने फायदे के लिए नहीं सोचना चाहिए। आज जो भी कोई पॉलिसी ले रहा है अपनी मेहनत की कमाई की पैसे ले रहा है, हम टारगेट में क्या करेंगे? हमें कंपनी वाले 1000 रुपए 500 रुपए या आपको कह देंगे जी कि वहाँ का ट्रिप बना देंगे या आपको डिनर पार्टी दे देंगे। परंतु जो आदमी ने मुसीबत में जा रहा है, जिसको कोई क्लेम नहीं मिल रहे, हमें उसकी मुसीबत को असेस करना चाहिए, ये नहीं कि अपने टारगेट्स को असेस करना चाहिए कि हमारे को इतने पैसे मिल रहे हैं। हर एक जगह पैसा ही नहीं होता, आपको उसको सर्विसेज देनी चाहिए, उसके बारे में पूरा ज्ञान देना चाहिए। मेरी तो सोच यही। बिल्कुल 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 आशु जी, मैं आपकी बातों को यहाँ पर रख रहा हूँ और उम्मीद करूंगा अगर आप संतुष्ट हैं तो वो भी लिखेंगे, और नहीं है तो भी अगर कोई और लगता है कि आपको जानकारी लेनी चाहिए तो वो भी अपने लिखें, ताकि हम जो है भाई साहब हमारे साथ मौजूद है, हम बात इनसे इस विषय में करते रहेंगे। अब दूसरा फैक्टर एक और आता है हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में अभी बात हो रही थी कि हम हेल्थ इंश्योरेंस में आज की डेट में जब से कोविड हुआ बहुत नई नई चीजें आ गई हैं। जैसे हम पॉलिसी में को पेमेंट लगी होती है, को पेमेंट लोगों को सब नहीं पता। कई पॉलिसीज में क्या होता है को पेमेंट का मतलब होता है जितना भी आपका क्लेम आएगा उतना हम पैसे देंगे, परंतु मान लो उसमें 10% का को पेमेंट लगी है, मतलब यह है कि 1 लाख का मान लो बिल बनता है तो 10,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे, 90,000 इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि उसमें कोई को पेमेंट नहीं है। को पेमेंट में सबसे बड़ा एजेंट लोग या कई लोग ऐसे कर देते हैं प्रीमियम कम होने की वजह से कि थोड़ा सा उसमें प्रीमियम कम हो जाते हैं, उसको कस्टमर को बोल देंगे चलो कोई नहीं, आपका 20,000 की जगह मैं 18,000 का प्रीमियम करवा देता हूँ, परंतु साथ को पेमेंट का क्लॉज लग जाएगा। पता लगा हमने 2,000 का अपना प्रीमियम बचाया और 1 लाख का बिल भी बना तो उसमें 10,000 रुपए में एक्स्ट्रा लग गए। ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको बता के देना चाहिए कि जी अगर मैं ये प्रीमियम दे रहा हूँ तो इसमें को पेमेंट लगेगी आपको, उसका नुकसान के बारे में कभी नहीं। एक सवाल मेरे को लग रहा है परवीन जी, ये इंश्योरेंस सेक्टर में मतलब बहुत सारे सेक्टरों में ऐसा है, सिर्फ इंश्योरेंस में नहीं। जैसे इंश्योरेंस में आपने बताया कि वो लिख देते हैं क्या बताया को पेमेंट। ये इतने अजीब से शब्द लिख के क्यों लिखते हैं? क्लियर क्यों नहीं लिख देते कि आपको 10% हम देंगे, 10% एक्स्ट्रा, मतलब को पेमेंट कोई समझेगा भी नहीं इतनी आसानी से। वो बिल्कुल बात आपकी बात बिल्कुल मैं मानता हूं, घुमा फिरा के लिखा जाता है। को पेमेंट घुमा फिरा के नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है ना एजेंट के पास आज की डेट में समय, ना लेने वाले का समय है। मैं तो ये कहता हूं अगर किसी को पॉलिसी लेनी है अपना समय लगाइए। हम रात को चाहे कोई 11 बजे भी बुलाए, हम जाने को तैयार है। जब तक उसको समझाएंगे नहीं हम उसको टर्म्स नहीं बेचते किसी भी कंडीशन में, हमें बेचनी नहीं। मैं आपकी गलती नहीं बता रहा,
मैं सेक्टर की गलती बता रहा हूँ, जो ऊपर से सिस्टम है कंपनी का, कि वो उन्होंने ऐसा शब्द तैयार कर दिया वो बाईलॉज बने हुए हैं, को पेमेंट, कैपिंग, रिस्टोरेशन, ये सब। अब तो ये शब्दों को मतलब आम आदमी समझेगा भी नहीं, आम आदमी नहीं समझेगा। परंतु आज ये बताओ, इंश्योरेंस कंपनी मेरे को किस बात के पैसे दे रही है? कंपनी को चाहिए नहीं चाहिए कि वो क्लियर लिखे कंपनी मेरे को पैसे किस चीज की? नहीं, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ आप भी 24 घंटे उसके पास नहीं रहोगे, ठीक है ना? तो अगर वो पॉलिसी कस्टमर के हाथ में है तो वो आसानी से पढ़ लेगा, समझ लेगा। अगर कंपनी मतलब इन शब्दों का इस्तेमाल ना करे तो पॉलिसी में सब चीज हाईलाइट करी हुई होती है, परंतु लोग क्या करते हैं, बताते हैं कि ये पॉलिसी बॉन्ड है जी, इसमें इतना पेमेंट मिला, कोई दिक्कत होगी तो मैं हूं ना में बड़ी भारी दिक्कत होती है। मैं हूं ना, सही बात। तो वो बड़ी सबसे बड़ी दिक्कत है, मैं हूं ना में। फिर बाद में क्या होता है, जब कोई बात है जी मैं क्या करूं, कंपनी की पॉलिसी में ये था, मैं तो आपकी मदद नहीं कर सकता। इसीलिए तो मैंने कहा कि उसके अंदर क्लियर लिखा होता तो शायद वो क्या लिखा होता है, हर एक पॉलिसी बॉन्ड के अंदर लिखा होता है, परंतु ये सारी चीजें लिखी होती है कि आपके इसमें को पेमेंट लगेगी। आपके को पेमेंट का क्या मतलब है, वो नहीं समझेंगे ना पब्लिक। को पेमेंट की जितना को पेमेंट का मतलब हो गया, ये तो हम आपस में बात करें तो समझ पा रही है पब्लिक। लेकिन अगर हम कंपनी को चाहिए वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करे ताकि अगर उसके पास वो चीज पहुंचे तो वो आराम से उसको। चलो, इस बारे में आपने बताया है तो मुझे ऐसा लगता है इस बारे में हम विषय में बात करेंगे। आशु जी, अगर आपको भी लगता है कि मैंने जो पूछा है या जो अपना विचार दिया वो ठीक है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ताकि हम वो चीज आगे भी रखेंगे। आशु जी ने एक चीज और पूछी है, सर इन सर से पूछना, ये किस पोस्ट पर हैं, अगर एजेंट है तो कौन सा क्लब क्वालिफाई किया है इन्होंने? देखो, ये मेरे पर्सनल क्वेश्चन हैं सारे। अब मैं हमेशा क्लब क्वालिफाई कर रहा है, मेरा सबसे बड़ा राह है कि मैं लोगों की हेल्प करूं और लोगों की मदद करूं। जिन चीजों से वो जूझ रहे हैं, जिन वजह से उनको पूरा क्लेम नहीं मिलता है, या वो कहते हैं कंपनी वाले क्लेम नहीं दे रहे, ऐसी कोई भी बात नहीं। कंपनी वाले पूरा क्लेम देते हैं, प्रोवाइडेड जिसमें हमारे सारे हमें पूरी जानकारी देना चाहिए। कई बार जानकारी नहीं देने के कारण भी हम लोगों के पास शुगर हुई हुई है, हमें बीपी हुआ, हम पॉलिसी में मेंशन नहीं करते तो नेचुरली क्लेम रिजेक्ट होता है। उसमें दोष हमारा होता है, एजेंट का दोष होता है जो उसको डिक्लेयर नहीं करता। ये हमारा फर्ज है उसको डिक्लेयर करो। एजेंट इसलिए नहीं डिक्लेयर करता, उसको लगता है कहीं कंपनी पॉलिसी को रिजेक्ट ना करते। ऐसा कोई कारण नहीं है कंपनी पॉलिसी को रिजेक्ट करती। ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर वो थोड़ा पेमेंट को इंक्रीज कर देती है, आपके प्रीमियम को बढ़ा देती है, या वेटिंग पीरियड थोड़ा सा उस बीमारी के लिए लगा देती है, परंतु पॉलिसी इशू होती है अगर वो बीमारी उनकी लिमिट के अंदर में है। परंतु हम जानकारी नहीं देते। हमें लगता है, जो आपने अभी बात बोली कि एजेंट अपने फायदे के लिए काम करता है, इन्होंने वही लिखा दोबारा। हमें लगता है कि हमें अगर है ये चीज हम मेंशन कर देंगे, पॉलिसी कंपनी रिजेक्ट कर देगी तो मेरे पैसे का क्या होगा। परंतु आप ये देखो, उसके पैसे का तो नहीं, जिसने इतनी मेहनत करके पैसे दिए हैं, हार्ड अर्न मनी दिए, और उसको क्लेम नहीं बना, उसके दिल पे या उसके परिवार पे क्या बीतेगी। कभी इस बारे में सोच के बात कीजिए। कभी अगर ये चीज हमारे साथ ही हो जाए तो आप बीतिए कि हमारे दिल पे क्या बीतती है। इस चीज को लेके आप पॉलिसी को बेचिए। आशु जी, और जो दर्शक इस समय देख रहे हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि जिन शख्स से मैं इस समय बात करवा रहा हूँ आपकी, क्योंकि मैं इनको पर्सनली जानता हूँ और इंश्योरेंस सेक्टर में थे, इसको लेकर भी मुझे अच्छा लग रहा था कि भाई मैं चलो आज इनसे पब्लिक के सामने वो चिल्लाऊंगा। जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो ये कि ये अपने फायदे को छोड़ करके सीधा पब्लिक के, मतलब जो एजेंट मतलब इंश्योरेंस लेने वाला है उसकी ज्यादा सोचते हैं कि वो किस समस्या में है, किस आधार पे है, किन परिस्थितियों में वो अपने इंश्योरेंस ले रहा है, पॉलिसी ले रहा है, मतलब उनकी क्या समस्याएं हैं, बजाय कि इनको कितना प्रॉफिट होने वाला है वो ना देख करके। इंश्योरेंस का मतलब क्या है, उसको उसका समाधान मिलना चाहिए, उसको उसका पूरा पैसा मिलना चाहिए, या मेरे को अपने पैसे के बारे में सोचना चाहिए। दोनों मेरे को नहीं, मेरे को तो पैसा खुद मिलेगा। अगर मैं उसको टर्म्स अच्छी बेचूंगा, उसको पूरा ज्ञान दूंगा, तो लोग खुद रेफरेंस मेरे को देंगे, खुद मेरे पास पैसे आ जाएंगे। परंतु पैसे ही हर एक चीज नहीं होता, समाज का भला भी एक चीज जरूरी है। आज लोगों के पास इतने लोग पैसे के लिए मोहताज हैं, इस बारे में काम नहीं चल रहे, वो नहीं चल रहे, और मैंने उनको गलत दे दिया तो कहां से लाएंगे पैसा। मान लो उनको मैंने पॉलिसी दे दी और उस पॉलिसी के अंदर पता लगा कि आपको ये पैसे अपनी जेब से देने पड़ेंगे। पहले ही वो पॉलिसी इसलिए नहीं लेता, या लेता है कि मैं पॉलिसी क्यों लेता आदमी कि अगर अपनी सुरक्षा के लिए, और उसमें मैंने वो चीज पॉलिसी दे दी कि उसकी सुरक्षा में भी डेंटिंग लगा दी, उसको दंड लगा दिया कि इतना मिलेगा, तो मैं अपने को हत्यारा समझता हूँ। ऐसा हत्यारा का काम। अच्छा चलो, आज इस मंच के जरूर हम एक चीज और जानना चाहेंगे। जो एजेंट जाते हैं इंश्योरेंस के लिए, किस किस तरह की वो गड़बड़ कर देते हैं, नहीं बताते जो, जैसे देखो, एक तो सबसे बड़ी बात है,
आदमी को पहले तो सारा कुछ बताना चाहिए कि ये इसमें फायदे हैं, ये चीज नहीं। वो कुछ नहीं करते, वो जाते हैं, वो बताते हैं, अपना पर्पस सॉल्व होना चाहिए कि मैं इससे इतना का प्रीमियम का चेक उठाऊं, उसके अंदर क्या कंडीशन है उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपने फायदे के लिए। परंतु ऐसे लोग थोड़े दिन चलते हैं, थोड़े दिन के बाद खत्म हो जाते हैं। और बेसिकली तो हमें सबसे पहले ये चीज नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं बताएंगे, जैसे अभी मैंने बताया कि इसके अंदर को पेमेंट है या कैपिंग है या इसमें क्लेम। ये तो कंपनी भी नहीं बता रही। कंपनी बताती है, बॉन्ड के अंदर लिखती है, उसके लिटरेचर में लिखता है। मैं कह रहा हूँ कंपनी में डिटेल में नहीं लिख रही, सिर्फ को पेमेंट लिख दिया, शॉर्ट में लिख दिया। को पेमेंट के आगे क्लॉज लिखा होता है, उन्होंने सारी इलस्ट्रेशन दी हुई होती है। अच्छा, सब कुछ दिया हुआ होता है, परंतु उसको हाईलाइट कौन करे? एजेंट। ये तो हमारी जिम्मेवारी हाईलाइट करना। आप ये चीज बताओ, बाजार से आप टीवी खरीदने जाते हो या कोई दुकान सामान लेते जाते हो, वो तो कहते हैं कंपनी की ये टीवी है, इसके अंदर क्या है। अब उसके अंदर सिस्टम क्या है वो कौन दुकानदार बताता है या कौन बताता है या कंपनी बताती है? दुकानदार बताता है। तो सेम केस हमारा भी, हमारी भी दुकान है, ये हमारा फर्ज है बताना। ठीक 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 ठीक। उसके बाद और इसके अलावा और क्या लगता है कि जो एजेंट नहीं बताते हैं, जहाँ गड़बड़ करता है? गड़बड़ तो देखो कोई नहीं करता, सबसे बड़ी बात ये होती है कस्टमर भी कई बार गड़बड़ कर देते हैं। मैं तो ये मानता हूँ, जैसे मान लो उनको बीमारी है, उनको कोई बीमारी है, शुगर है या कोई ऑपरेशन हुआ है, वो कहते हैं कोई नहीं, रहने दो, ना बताएंगे, नहीं बताएंगे। अब नहीं बताएंगे, एजेंट लिख देगा। तो एजेंट ने जब लिख दिया, जब क्लेम आएगा तो कस्टमर कहेंगे हमने तो एजेंट को बताया था जी, इसने नहीं लिखा। ऐसा भी होता है। उस केस में मैं तो एक समाधान ढूंढता हूं। मेरे को जहां डाउट होता है, वैसे तो मैं उसको पॉलिसी देता ही नहीं जी, मैं बिल्कुल नहीं देता। क्योंकि बात सुनो, बाद में बुराई लेने से अच्छा पहले उसको मना कर दो कि रात को जरूर सोचेगा इस आदमी ने सही बताया, अपनी गलती को कोई महसूस नहीं करता, तो रात को जरूर सोचता है। उसके बाद वो ले या नहीं ले डिफरेंट इशू है, क्योंकि आपका बेचने का तो कोई उद्देश्य होता नहीं। मेरा बेचने का उद्देश्य समझाने का उद्देश्य है कि मैं उसको समझाए। अब एक चीज बताओ, कस्टमर ने, आपने पॉलिसी आपने ली, आपको बीपी है जी, आपने कहा नहीं इसको डिस्क्लोज नहीं करना, आपने पॉलिसी ले ली। खुदा ना खासा या कोई वजह से आप बीमार हो गए जी, आप हॉस्पिटल में पहुंच गए जी, और उस वक्त वाइफ भी नहीं थे, परिवार वाले भी नहीं थे, पड़ोसी आपको ले गए। सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है जी, हॉस्पिटल में जाएंगे, वो पूछेगा कि मैंने, इनको कोई बीमारी है? पड़ोसी क्या बोलेगा, हाँ जी बोल तो रहे थे इनको 5 साल से शुगर है। डॉक्टर वहीं समरी पे लिख देगा शुगर 5 years, और पॉलिसी 1 में लिखा होगा कोई शुगर नहीं, कोई शुगर। तो 100% क्लेम रिजेक्ट होगा। कंपनी ये कहती है उसने लिखा हुआ 5%, आपने बोला हुआ 3%, इसका मतलब उसकी मेलेफाइड इंटेंशन रॉन्ग नहीं है, उसकी नीयत खराब नहीं है, कंपनी क्लेम पास करती है। पर तो आप हाइड करोगे तो 100% आपका क्लेम रिजेक्ट होगा। तो ये चीजें हमें भी देखनी चाहिए। हम वैसे तो 20-30 हजार रुपए दे रहे हैं प्रीमियम के, सिर्फ 1-2 हजार रुपए जो लोडिंग का प्रीमियम, वो बचाने के चक्कर में हम अपनी हत्या अपना आप कर रहे हैं। हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो पुलिस को बीमारी बताते हैं ना, सब कुछ बताते हैं। तो ऐसे ही हेल्थ इंश्योरेंस भी एक आपका डॉक्टर है, जो आपका डॉक्टर इलाज तो नहीं करेगा, परंतु आपके इलाज का सारा पैसा तो दे रहा है। सुरक्षा कर्मी जब भी तो बताते हैं, तो क्यों उससे चीजें छुपाते हो? नहीं छुपानी चाहिए। आशु जी ने एक चीज और पूछी है, मैं ये कहना चाहता हूँ, एक सेल्स मैनेजर अपने टारगेट के चक्कर में, ये तो हो गया था मेरे ख्याल से। आशु जी क्या ये बता सकते हैं सबसे अच्छी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी कौन सी है लोगों के लिए? देखो टर्म पॉलिसी हर एक की अपनी अपनी कंडीशन है। आज की डेट में हम क्या बताएं, हम कहते हैं LIC की भी अच्छी है, टाटा वालों की भी पॉलिसी सारी अच्छी होती है। उस कंडीशन में वो कितना उतर रहा है, वो चीज़ सबसे ज़्यादा पॉलिसी अच्छी होती है। आज मैं ये बोलूँ कि नहीं जी LIC की अच्छी है, LIC की भी अच्छी है, टाटा वालों की भी अच्छी है, HDFC की भी अच्छी, सम की कंपनी की अच्छी है, पॉलिसीज है। परंतु हमें आज की डेट में कोई भी अगर टर्म पॉलिसी ले रहे हैं, अपनी फाइल को उसको पूरा करवा लेना चाहिए। क्योंकि बाद में कई बार क्या होता है, ह्यूमन लाइफ वैल्यू जब असेसमेंट होती है, हम लोग क्या करते हैं ऑनलाइन पॉलिसी ले लेते हैं, जहाँ पे आपसे कोई भी डिटेल नहीं पूछते, ना मेडिकल पूछते ना कुछ पूछते, वो पॉलिसी दे देते हैं। बाई चांस कल को क्लेम आता है, तब उसकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू को असेस करते हो, क्लेम 100% रिजेक्ट होते हैं। तो मैं तो कोशिश ये करता हूँ कि उसकी फाइल पहले इनिशियल स्टेज में पूरी होनी चाहिए, जिससे बाद में उसको, क्योंकि प्रॉब्लम उसको नहीं हो रही, पॉलिसी उसने किस लिए ली है कि मेरे पीछे परिवार का क्या होगा, तो उसके परिवार वालों को प्रॉब्लम हो रही है। तो इसलिए हमेशा पॉलिसी को अच्छी तरह से डिटेल स्टडी करके पॉलिसी लेनी चाहिए।
कोई भी कंपनी पॉलिसी बनाती है, फीचर सब में अच्छे होते हैं, ये आपको देखना है कि कौन सी अच्छी है कौन सी अच्छी है। मैं आज जो इस विषय पे आया हूँ, मैं किसी कंपनी को प्रमोट करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं पहले आपको समाधान दे रहा हूँ। मैं आप लोगों का समाधान और इंश्योरेंस में क्या टर्म्स यूज हो रही है उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। मैं आज किसी को ये नहीं कह रहा कि LIC की बहुत अच्छी होती है, टाटा की अच्छी होती है। पॉलिसियाँ मेरे हिसाब से सारी अच्छी होती हैं। आप उसमें मेरे से पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं जो भी आपको लगता है, परंतु आज का जो विषय था कि लोगों का समाधान कैसे ढूंढे, कि लोगों को पॉलिसीज के बारे में, टर्म्स क्या है, उसके बारे में हमारा विषय है। हम किसी कंपनी को प्रमोट करने के लिए नहीं। अच्छा लगा परवीन जी, मेरे को वाकई जो है एक और बात आई है सामने की पॉलिसी बॉन्ड पर लिखा होता है पर एजेंट कभी भी कस्टमर के सामने नहीं बताता, क्योंकि कस्टमर को बता दिया तो कस्टमर पॉलिसी नहीं लेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब जब मन में चोर होता है इसीलिए वो नहीं बताता। इसीलिए हम तो कहते हैं पहले बताओ बाद में उससे पॉलिसी लो। कोशिश तो ये करो पहले उसको सारी टर्म्स एंड कंडीशन बताओ और बाद में बोले, अगर उसको सूट करती है तो लेगा, नहीं तो क्या होगा, अब बाद में आपने पॉलिसी बॉन्ड दे दिया, उसने पॉलिसी इशू कर दी, अगर उसको बॉन्ड पढ़ लिया तो 15 दिन के अंदर पॉलिसी को कैंसिल भी करा सकता है, आपकी सारी मेहनत जीरो हो सकती है। क्यों ऐसा काम करो कि हम किसी को मिस सेलिंग करें? बिल्कुल 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 ऐसा काम ही ना करो। अगर सबसे बड़ी बात है, आज जो भी कोई पॉलिसी ले रहा है आपके विश्वास, आपकी फेस वैल्यू पे ले रहा है। कंपनी को बाद में जानता है, पहले आपको जानता है। तो पूरा ज्ञान क्यों नहीं देते? आप उसके साथ दो चीजें कर रहे हैं, एक तो आप अपनी हत्या कर रहे हैं, साथ कंपनी की भी हत्या कर रहे हैं। अपनी हत्या कर, पैसे बना लिए अपने तो क्यों? अगर उसको टर्म्स पता लग गई कि इसमें गलत है, 15 दिन के बाद आदमी कैंसिल करा सकता है पॉलिसी, उसको पूरे पैसे वापस आएंगे, उसका कमीशन रिवर्स होगा। बिल्कुल, हर एक पॉलिसी के अंदर क्लॉज लगा होता है कि इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, आप संतुष्ट नहीं है, आप पॉलिसी को रिवोक करा सकते हैं, कैंसिल करवा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए कई एजेंट लोग क्या करते हैं, महीने महीने भर तक उसको बॉन्ड ही नहीं देंगे। ओ, कि वो ना बॉन्ड पड़ेगा ना कुछ करेगा। ये चीज भी गलत है। कमाल है, कमाल है। अच्छा परवीन जी, एक चीज और जानना चाहेंगे लास्ट में कि अभी जैसे आपके पास जो फोन कॉल आते हैं, जो समस्याएं अपनी बताते हैं या पूछते हैं आपसे, तो वो सिर्फ दिल्ली या दिल्ली से बाहर से भी आते हैं? मैं दिल्ली से बाहर कहीं से भी आए, मेरे को कोई समाधान बताने में कोई नहीं। और आज की डेट में सारा डिजिटल है। नहीं, अभी जैसे देख रहे हैं दर्शक, हो सकता है कोई गुड़गांव से फोन, कोई गुड़गांव से देख रहा हो, कोई दीमापुर से भी देख रहा हो, कोई असम से भी देख रहा हो, उसकी प्रॉब्लम होगी, मेरा क्या फर्ज है उसको सोल्यूशन देना। वहां पे जाके करोगे? अगर लगेगा मेरे को वहां जाना भी पड़ेगा तो जरूर जाऊंगा मैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आशु जी, आप इस लाइन से थे और मुझे पता लगा कि आज, और आपने भी अपनी बातें रखी, ये भी अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सारी बातें कई बार खुल के सामने आ पाती, क्योंकि मैं इस सेक्टर से नहीं हूं, तो बहुत सारी वो चीज जो आपने पूछी, क्योंकि मैं नहीं पूछ पाता, तो जो आशु जी ने पूछी, आशा करूंगा कि अगर आप लोगों को ये जो है भाई साहब का प्रयास अच्छा लगा हो, क्योंकि ये मेरा प्रयास नहीं, भाई साहब का प्रयास है कि ये सिर्फ सेवा के माध्यम से इस सेक्टर में है और आप लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए विशेष तौर पर जो है इनका जो ध्येय है वो रहता है कि लोगों की समस्या का समाधान किया जा सके। आपने कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, किसी से भी लिया XYZ, उनको ये भी नहीं कि मुझसे ही लिया तो ये मैं समाधान करूंगा, आपने किसी से भी ली है और उसको लेकर के आपको कोई डाउट है या आप उसके विषय में कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो भी आप बेसंकोच होकर इनको संपर्क कर सकते हैं। एक बार मैं इनका नंबर जो है, कॉन्टैक्ट नंबर रिपीट कर देता हूँ। कौन सा नंबर है परवीन जी आपका? ऊपर वाला नंबर है इनका 9899652914। मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहूंगा, 9899652914। एक बार ये विजिटिंग कार्ड भी मैडम डिस्प्ले कर दो जो है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, इस पे आपको जो भी कोई प्रश्न है आप उसका प्रश्न भेजिए, समाधान उसका देगा। मैं कोई इसके चार्जेस नहीं लेता, कोई कुछ नहीं लेता, मतलब मेरे को ऐसा कुछ नहीं कि मैं उसके चार्जेस। समझ गया बिल्कुल निःशुल्क है। ठीक है, तो ये नंबर हम जो है इसमें हेडिंग पे भी, डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, ताकि आप लोगों तक ये जो है आसानी से जो है परवीन जी का मिल जाए। और आशा करूंगा कि अच्छा जरूर लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो आशु जी आपसे भी एक बार लाइक का बटन जरूर दबा देना, कमेंट्स आपने कर दी, और एक बार शेयर भी जरूर करना आशु जी इस चीज को लेकर के, क्योंकि बहुत से लोगों की इस चीज को लेकर के समस्याएं रहती हैं। एक चीज और इन्होंने लिखी है, क्या आपके पास ऐसी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है जो 99 साल तक आपको सुरक्षित रख सके? देखो, 99 साल तक सुरक्षित रख सके पॉलिसी, टर्म पॉलिसी नहीं है, डिफरेंट टाइप की पॉलिसी जो आपको 100 ईयर्स तक कवरेज दी जाती है। आप मेरा नंबर जो अभी दिनेश जी ने दिया है, आप उस पर संपर्क कीजिए, पूरा आपका समाधान देंगे।
100 ईयर्स जो बोल रहा है, आपको कब तक 100 ईयर्स तक सुरक्षित करने की भी हम आपको गारंटी देंगे सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आशु जी। वाकई आपने भी सवाल जबरदस्त पूछा और भाई साहब ने भी उसका जबरदस्त समाधान दिया कि आपको 110% आपको उसकी श्योरिटी जरूर देंगे ताकि वो चीज क्लियर हो सके। चलिए, आप लोगों को हमारा ये प्रयास कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो आशु जी एक बार रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि खबर को शेयर ज्यादा से ज्यादा करना ताकि लोगों तक वो चीज पहुंच सके, क्योंकि भाई साहब ये निस्वार्थ और निःशुल्क जो है सेवा अपनी यहाँ पर देते हैं, ताकि किसी भी तरह की जानकारी अगर किसी को लेनी है तो वो जानकारी जो देते हैं वो बिल्कुल निःशुल्क यहाँ पर देते हैं। और मैं भी चाहूंगा भविष्य में अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम है, ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा है और आप चाहते हैं कि 5-6 लोग आके भी अगर वार्तालाप करें तो उसमें मैं बिल्कुल निस्वार्थ होकर आपके पास आऊंगा। जो भी आपके प्रश्न हो गए उसका समाधान बताने की भरपूर आपसे कोशिश करूंगा। चलिए, यहीं अपने जो है आज के इंटरव्यू को विराम देंगे। जय हिंद, जय भारत।